काशी की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी खूब गरजे। नोटबंदी के बाद सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा करने की कांग्रेस की कोशिशों को पहले तो नाकामयाब बताया। उसके बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के आरोपों का सीधा और करारा जवाब दिया। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से, मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के वार पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। पीएम मोदी के वार और राहुल के पलटवार पर सियासत गरमाई तो कई नेता के बयान भी सामने आए। कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बात करता है उसमें काफ़ी ताकत रहता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बंडल बात करते हैं, ऐसा कभी मनमोहन सिंह नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का अकेले का लिया हुआ निर्णय टाइम फिश हो गया। 50 दिन मांगे थे, 4 दिन और बाकी है। कई बार राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, लेकिन उनके पास कुछ तथ्यात्मक कुछ चीजें थी नहीं। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे करीब 2100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने, लेकिन नोटबंदी के बाद विपक्ष का लगातार हमला और फिर राहुल के पीएम पर सीधे आरोप से पीएम मोदी भी सख्त नाराज दिखे। लिहाजा बयानों के बाढ़ चलाने में माहिर पीएम ने काशी में भी कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। दूसरी ओर एक तरफ जब मोदी काशी में दहाड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त लखनऊ में अखिलेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में ओबीसी में शामिल 17 जातियों को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया। ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था कि सरकार बनेगी तो 17 पिछड़ी जातियों को हम अनुसूचित जाति की सुविधाएं देंगे। और जब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर खूब गरजे। कई योजनाओं के शुभारंभ और लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उसे नोटबंदी पर अब तक के पीएम के भाषणों में सबसे आक्रामक माना जा सकता है। पीएम मोदी ने नोटबंदी और खुद पर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों पर सीधा जवाब दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम बिना लिए कहा कि वो अभी भाषण सीख रहे हैं। वो बोलते हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन नहीं बोलते तो भूकंप ज्यादा आता। पीएम ने इधर बनारस में राहुल पर तीखा प्रहार किया तो उधर राहुल गांधी ने यूपी के बहराइच से कहा कि पीएम मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट। पीएम मोदी का मुंहतोड़ जवाब। मेरे साथ बात करने के लिए इस पैनल में एक अच्छा पैनल है मेरे साथ, जिस पर तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस पैनल में नरेंद्र तनेजा हैं बीजेपी से। मेरे साथ इस पैनल में चरण सिंह सापरा हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी हैं, यूपी सरकार में मंत्री और लीडर समाजवादी पार्टी। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान है, स्पोक्स पर्सन बहुजन समाज पार्टी। और मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनिल आनंद साहब, शुरुआत डिबेट की आपसे।
क्या प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बातों का या आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया? और आपको लगता है कि जिस अंदाज में पीएम मोदी ने बनारस में राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के वो आरोप पीएम मोदी पर जो प्रेशर बना सकते थे वो प्रेशर खत्म हो गया? मैं नहीं मानता हूं कि प्रेशर खत्म हुआ, लेकिन इसकी तवक्को जरूर थी कि आज प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ डायरेक्ट नहीं हस्तक्षेप करेंगे या कोई आक्षेप लगाएंगे किसी के ऊपर, लेकिन इस इशू को किसी ना किसी तरीके से वो टच जरूर करेंगे। उसका कारण ये है चूंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वो जा रहे थे और कल जब राहुल गांधी ने एक अटैक किया तो उनके घर में जाके किया, तो लगता है कि यूपी का चुनाव भी था तो उनको ये तय था कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में नहीं कहा ये। उन्होंने एक बड़े तंजिया मिजाज में कहा। तंज उनके कैरेक्टर में नहीं है, उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। उनका एक अग्रेसिव नेचर है, उनका यूएसपी जो एज ए पॉलिटिशियन है वो एग्रेशन है और उनकी तंज भी एग्रेशन से होती है। लेकिन जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर थोड़ा सा मजाहिया तौर पर तंज करने की जो कोशिश की वो कहीं हल्केपन में गुजर गई। वो अच्छा होता कि कुछ सीरियस नोट पे अपने अंदाज में चिर परिचित अंदाज में उस इशू पे डायरेक्ट ना बोलते, लेकिन आड़े हाथ जरूर लेते। उसी की कड़ी में उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी अटैक किया, भूतपूर्व वित्त मंत्री के ऊपर भी अटैक किया। वो सहज था, वो उनका बहुत एक नपातुला एक जब उन्होंने प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, ये कह करके कि मुझसे सवाल पूछ के अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, वो एक बड़ी खूबसूरती थी। ठीक है नरेंद्र तनेजा, मैं आपके पास आऊंगा। नरेंद्र तनेजा, आपने सुना एक एक्सपर्ट के तौर पर अनिल आनंद, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर अनिल आनंद क्या इसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र तनेजा जिस गंगा की तरह पवित्र आप प्रधानमंत्री को बताते हैं, उसी गंगा के किनारे खड़े होकर जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर इस तरह आरोप लगाते हैं या राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और उनके तमाम सीनियर्स, चाहे मनमोहन सिंह हो और चाहे पी चिदम्बरम हो, इन पर इस तरह आरोप लगाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने जो एक मुश्किल कल खड़ी हुई थी राहुल गांधी के आरोपों के बाद, वो मुश्किल थोड़ी कम हो गई? कौन सी मुश्किल खड़ी हुई थी? कोई मुश्किल नहीं थी। अब वो महसाना में जाकर के कुछ बोल रहे थे, पहले अरविंद केजरीवाल साथ साथ बोल रहे थे, मैं तो 1.5 महीने से कह रहा हूँ, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया उनको। उसके बाद राहुल जी वहाँ पहुँच गए, उन्होंने भी कहा वही बातें जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं 1.5 महीने से कह रहा हूँ। और कुछ लोग जो है कोर्ट वोट में भी जा चुके हैं, प्रशांत भूषण जी कोर्ट ने फटकार लगा चुका है कोर्ट उसको लेकर के। तो किस तरह का वो था? वो तो मतलब ऐसी, जब देखिए बड़ी पार्टी है कांग्रेस और राहुल जी को अपने बात ऐसी करनी चाहिए जो लोग उनसे गंभीरता से ले। अब सोशल मीडिया में क्या क्या होता है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, ना टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये सब इतना है कि अगर आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से ले तो गंभीर बातें करिए, नहीं तो लोग फिर क्या बोलेंगे? लोग कहेंगे भाई राहुल गांधी कॉमेडी शो हो रहा है, देख लीजिए, हंस लो, है ना। उसके बाद कोई इसकी गंभीरता नहीं रहेगी। पहले आपने कहा भूकंप आ जाएगा, तो भूकंप ले आइए ना, कहाँ है भूकंप? वो हम तो इंतजार कर रहे हैं इस भूकंप का, आया नहीं। उसके बाद जो जाकर के वो बोला जो अरविंद केजरीवाल कह रहे मैं 1.5 महीने से बोल रहा हूँ, कोर्ट में चर्चा हो चुकी, कोर्ट ने कैसे उसको खारिज किया है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, वो सब लोग उसको जानते हैं। तो मेरा ये मानना है अगर आप गंभीर बात करेंगे, अगर आप कागज से पढ़ के बात नहीं करेंगे, आप जो है देश को समझेंगे, देश की जुबान को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे, लोगों के देश के जज्बातों को समझेंगे, देश की कविताओं को समझेंगे, यहाँ के प्रोज को, तब भी तो आप बोल पाएंगे ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आज भी वो बोल रहे थे गालिब के शेयर, हमको पश्चात पता ही देश के लोगों की भावना नहीं समझ पा रही, और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने जो बात कही वो आपके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस में तो बहुत बड़े लोग रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की बात भी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो इनके ऊपर जो युवराज लाद दिया गया, मैं युवराज की बात कर रहा हूं। वो कांग्रेस पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और बड़े अच्छे प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, अभी तक बन जाते हैं अगर कुछ दिक्कतें नहीं आती तो। नहीं, नेता थोपे, कांग्रेस की लाइन वहीं से खिंचती है सर, युवराज होते हैं, नेता नहीं होते। वो आप माने, वो इसीलिए तो कांग्रेस मानने की क्या जरूरत है? कौन नहीं मान सकता इस बात को? चरण सिंह साबरा नहीं मानेंगे, अनिल आनंद नहीं मानेंगे, नावेद सिद्दीकी नहीं मानेंगे। कांग्रेस क्या उनकी बात से अलग जा सकती है? होगी, लेकिन मेरा मानना है देश के लोग जानते हैं कि उनको थोपा जा रहा है, युवराज को थोपा जा रहा है, और लगता है वो खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते राजनीति के अंदर, बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि वो फैमिली का, डायनेस्टी का सारा वो है। लेकिन जिस हिसाब से आज मैंने सुना बड़े ध्यान से, मैं आगरा का रहने वाला हूं, गालिब आगरा के रहने वाले थे, दिल्ली के नहीं थे, जो गालिब को उन्होंने आज कोट किया, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए कि भाई किस तरीके से कोट किया, क्योंकि उनकी जुबान नहीं है, उनको पता नहीं है ये सब। नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है,
मेरा मुझे ये तो मानना लगता है कि राहुल कांग्रेस में तमाम लोग हैं राहुल जो- गांधी का एक अलग जो रूप सामने किसी ने आया है। कागज- चरण सिंह सापरा राहुल वो गांधी कागज से कहते हैं पढ़ कि रहे थे। पीएम मोदी ने मेरा वो मजाक किसी ने उड़ाया पढ़ दिया है, का, और किसी लेकिन ने वो कागज कहते हैं दे कि दिया, उसे सरकार पढ़ के रहे थे। साथ हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हैं। तो क्या माने कि राहुल गांधी जो कल कह रहे थे वो उस तरह से जो कांग्रेस ने सोचा था कि भूकंप आ जाएगा, उस तरह का भूकंप आया नहीं, इसलिए राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि भ्रष्टाचार पर हम सरकार के साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आज राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट याद आ रही जो उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि हम कोई कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है कि जरा सा एलिगेशन लगेगा और हम राजीनामा दे देंगे या इंक्वायरियां कराएंगे। तो ये राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा था। तो बहुत सारी अपेक्षा इस देश को भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से नहीं रखनी चाहिए। अब जो बात आप कर रहे हैं, एक गंभीर आरोप लगा है और ये गंभीर आरोप का सिलसिला चल रहा है जिसमें इनकम टैक्स की रेड भी हुई। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कुछ पेपर हासिल किए, लैपटॉप की एंट्रियां हासिल की जिसपे इनकम टैक्स के अधिकारियों के सिग्नेचर हैं, विटनेस के सिग्नेचर हैं। फिर इनकम टैक्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमको इसमें अंडर सेक्शन 131 इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उनको सारे तमाम पेपर मिले, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र में आ गई जुलाई 2014 में। तो जो एक इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद, वो जाहिर है वो शुरू नहीं होगा, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद सहारा की रेड पड़ी नवंबर 2014 में, तो उसका भी आगे कुछ नहीं बना। तो वही बात राहुल जी कह रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, तो आप खुलेआम आके कहिए ना, आप कहिए कि हमने पैसा लिया है या नहीं लिया है। अगर आप सच्चे प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप इस देश के चौकीदार हैं और 56 इंच की छाती रख के बोलिए ना कि हाँ मैं निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हूं, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तैयार हूं। सारा देश यही सुनना चाहता है। वो तो तब दिया जाएगा ना जब सामने वाला उस चीज को गंभीरता से ले रहा हो। चरण सिंह सापरा, आपके लिए आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा ये मैं सुनाता हूं आपको। करने दीजिए 10 सेकंड। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं 10 सेकंड नहीं, अगले 30 सेकंड आपके हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए बस। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। पीएम मोदी बोलते हैं ना बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता। राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार ने 99% लोगों पर हमला किया, और जो जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं राहुल ने जब से बोलना सीखा मेरी खुशी बढ़ गई। वो तो एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो तो गंभीरता से ले ही नहीं रहे आपके नेता के आरोपों को। तो क्या जवाब देंगे वो? नहीं, देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वाराणसी में वक्तव्य था, वो देख करके ऐसे लगता था जैसे कि कपिल शर्मा का कोई शो चल रहा है। लेकिन भारत की जनता एक देश के प्रधानमंत्री से ये एक्सपेक्ट नहीं करती है। देश का प्रधानमंत्री गंभीरता से बोलना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी का ये डिमोनेटाइजेशन के बाद उनका अकाउंटेबिलिटी और उनका क्रेडिबिलिटी कंटिन्यूसली गिर रहा है। आज जो इतनी मौतें हुई है, आज 43 दिन हो गए और लोग कतार में खड़े हैं। देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, देश में कामकाज कम हुआ है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग काले धन वाले जो पकड़े जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता पकड़े जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कहती है, या मोदी जी कहते हैं कि हम काला धन को मिटाना चाहते हैं। अरे काले धन को सफेद करने की स्कीम तो आप खुद ला रहे हो, कभी 45% की, कभी 50% की। काले धन को सफेद करने का काम तो नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। जो नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं चरण सिंह सापरा, ये बड़ी बात कर रहे हैं। आपने बड़ा आरोप लगाया है, करोड़ों रुपया बैंक मैनेजर के जरिए से। चरण सिंह सापरा, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। मैं तमाम सारा मैं चाहूंगा कि आप इस बड़े आरोप को पूरा हिल गया है, फैक्ट्स के साथ रखते तो ज्यादा अच्छा होता। तो नरेंद्र मोदी जी उसमें कपिल शर्मा के शो के जैसे मजाक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देश ये नहीं चाहता, देश चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसे चरण सिंह सापरा सुनिए, चरण सिंह सापरा रुकिए, गुजर रहा है, गंभीरता से बोले। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी हैं। नावेद सिद्दीकी, तो आज जैसा कि चरण सिंह सापरा कह रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में कपिल शर्मा का शो, जैसा कि चरण सिंह सापरा कह रहे हैं, उनके मुताबिक वो भी हुआ और गालिब का मुशायरा भी हुआ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ही आज आपके मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसा किया, आपकी सरकार ने कुछ ऐसा किया कि एक बहुत बड़ा धमाका वहां भी हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए लोगों ने उसको भी जोड़ा और पॉलिटिकल पंडित्स ने उसकी भी अपनी अपनी व्याख्या की।
माने सर कि नोटबंदी के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान सज गया है और तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे वो पीएम हो और चाहे राहुल गांधी हो। गौरव भाई, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से रास्ता निकल करके दिल्ली की तरफ जाता है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का दिल कह लीजिए आप इसको। और जिस तरह से मोदी जी और चाहे राहुल जी आपस में, चाहे मोदी जी जिस तरह बात कर रहे हैं, जनता जो है लोकतंत्र में सब देख रही है, चाहे ये किसी का कॉमेडी शो है या किसी के गज़ल का दीवान उठाकर आप रख दीजिए, तो ये सारी चीज़ें जनता समझ रही है। और जनता आज की तारीख में ये सिर्फ ये जितने भी लीडरान हैं, जितने भी रहनुमा हैं, ये सिर्फ लोग माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों का काम कुछ नहीं किया इन्होंने। अपने चाहे मोदी जी की बात ले लीजिए, 2 साल 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ और जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को सिर्फ कतार में खड़ा कर दिया। आज जनता की तरफ से एक लाइन हम आपको बता देते हैं, एक लाइन में अपनी बात कहेंगे कि तुम आ गए हो अब उनके रडार में। अक्सर लोग इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं कि आप उनके रडार में हैं, कि तुम आ गए हो अब उनके रडार में, जिनको खड़ा किया है तुमने कतार में। तो आज खुद वो परेशान हैं, खुद उनसे गलती हो गई, एक स्टेप अच्छा लिया उन्होंने। मोदी जी के हम साथ हैं, मोदी जी का हम बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने एक शतरंज की चाल की तरह बिछाई बिसात, और बिसात में चाल जो है वो जरा जल्दबाजी में चल गए। अगर इस चाल के लिए थोड़ा सा वो और कुछ वक्त ले लेते, कुछ सोच समझ कर चलते, तो शायद ये अच्छा होता। आज मैं इसलिए कह रहा हूं ये अच्छा होता क्योंकि ये हिंदुस्तान के आवाम की बात कर रहे हैं, जनता की। मैं मान गया आपकी बात। नावेद सिद्दीकी बहुत ज्यादा, और आज की तारीख में भी परेशान है। नावेद भाई, आप एक बेहतरीन आरजे रहे हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप एक बेहतरीन प्रवक्ता है, इसको कोई नकार नहीं सकता, और मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन नावेद भाई, आप एक अच्छे इंसान है तो एक ईमानदार इंसान के तौर पर यह भी कहिए ना, जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ उसको हम भी आपकी पार्टी की एक चुनावी चाल क्यों ना समझे। जिन 17 ओबीसी कास्ट को आपने एससी में शामिल किया, उसको हम एक चुनावी हथकंडा क्यों ना समझे। नावेद सिद्दीकी, अगर आप इसको थोड़े दिन पहले करते, अगर आप इसको कुछ दिन पहले करते, तो लगता है तब भी लोग कहते, लेकिन तब इस तरह से चुनावों से नहीं जोड़ा जाता जिस तरह से आज जोड़ा जा रहा है। नावेद सिद्दीकी, चुनावी हथकंडा। गौरव भाई, आपने जो बात कही है, तो इस पे हम ये थोड़ा सा जहन आपका इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव करीब हैं और चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें अब हमारे वजीर आजम भी 2.5 साल बाद जागे हैं, लगातार वो भी अपना यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हमको कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, हमको कोई ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ पर आज जागे। हमने तो जिस दिन से शपथ हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश बासलाहियत बासलीका जनाब अखिलेश यादव साहब ने ली थी, और शपथ लेने के बाद वो नीचे उतरे थे, उसी दिन उन्होंने कमान संभाल ली थी, और उसके बाद से लगातार ऐसा विकास किया कि 3.5-4 साल में पूरा विकास कर दिया। मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो वादे हमने पूरे कर दिए, जो वादे हमने नहीं थे मैनिफेस्टो में वो भी हम प्लस में चले गए। गौरव भाई, चाहे ताज एक्सप्रेसवे ले लीजिए, चाहे आप मेट्रो ले लीजिए, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं। काफी चीजें बताएंगे तो वक्त आप 30 सेकंड का देते हैं, लेकिन बताने में आप बोलिए अपनी बात, 20-25 मिनट लगेगा। लेकिन ऐसा है कि ये हमने लगातार काम किया है। जी हुजूर, बोलिए। जी, हमने लगातार काम किया, और हमने लगातार, तो इसको ये कह देना कि ये एक चाल है, और या ये हमने अपनी जनता को लुभाने के लिए किया, ऐसा सर, आप आर्थिक व्यवस्था आप अपना तर्क देने के लिए फ्री हैं। नावेद भाई, एक चीज सोची गई गौरव भाई कि क्यों ना इनको एससी कोटे में लाया जाए। नहीं, ठीक है, अच्छी। नावेद सिद्दीकी, आप अपनी सरकार का तर्क देने के लिए बिल्कुल आजाद हैं, और आपकी सरकार ने हो सकता है यही सोच कर किया हो, लेकिन तमाम विरोधी पार्टियां और तमाम पॉलिटिकल पंडित अगर इस बात को कह रहे हैं तो क्यों ना यह सवाल पूछा जाए आपसे। मैं डॉक्टर अहमद खान से सवाल पूछता हूं। डॉक्टर अहमद खान, बीएसपी तो उत्तर प्रदेश, मैं आ रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी है। पंडित के ऊपर सर, मैं कौन क्या कह रहा है या मीडिया में कौन क्या कह रहा है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, हम सिर्फ जनता पे जाएंगे, जो आज हमारा साथ किस तरह से, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख लीजिए,
लगातार जो हमें सर सोशल मीडिया पे मत जाइए वरना सोशल मीडिया को कोट करेंगे। अगर जो अखिलेश यादव सोशल मीडिया पे तो इतनी अफवाहें उड़ रही हैं कि तमाम चीजों के बारे में इतना गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है जिसपे आप और हम बात भी ना करना चाहें। तो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए सर, हम आप जमीनी हकीकत की बात करते हैं। मैं आपकी बात मान गया। मैं बीएसपी के नेता हमारे साथ डॉक्टर अहमद खान है, उनसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। दरकिनार मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं दरकिनार कर रहा, लेकिन मैं एक रिएक्शन बीएसपी से लेना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी है बीएसपी। खान साहब, मोदी साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, राहुल गांधी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, आपकी नेता भी रैली कर रही हैं, और अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी तरफ से घोषणाएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। कहां देखते हैं बीएसपी को और ये तमाम जो नेता है इनके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? देखिए गौरव जी, ये जो घोषणाएं हो रही हैं इसका कोई मतलब नहीं है। 5 दिन के बाद चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर कर देगा। आपने SC ST में जो बैकवर्ड्स को लाने की बात कही है, ये पहले ही हमारी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ला चुकी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। ये तो 5 दिन के बाद ये कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 5 साल तक तो किया नहीं। अब इन्होंने पूर्वांचल में एक सड़क देने की बात कही है, पूर्वांचल हाईवे बनाएंगे, उसमें ज़मीन एक्वायर हुई कि नहीं हुई? जमीन बिना एक्वायर हुए आपने ऐलान कर दिया, 5 दिन के बाद कोई काम नहीं होना है। तो ये सब चुनावी वादे हैं। और 5 साल के अंदर आप देखिए गौरव जी, 300 से लेकर 400 तक सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने रेप हुए, कितनी बहनें असुरक्षित हुई, कितने लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। 30 दिन के बाद इन्होंने कहा कि हाँ ये नोटबंदी का मामला गड़बड़ है। बीच में तो बोल दिया कि कालाधन को सर्कुलेशन में रहना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, अब ये आज आके इतनी जल्दी नहीं, लेकिन खान साहब बनारस में आकर अगर पीएम मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं, खान साहब मेरा सवाल क्या, सुनिए, अगर बनारस में पीएम मोदी आकर इस तरह से देश को इस तरह से हिला देने वाली बातें करे और राहुल गांधी जाकर आपके यूपी में ही बहराइच में आकर कुछ ऐसी बातें करे, तो ऐसा लगता है कि सारा अटेंशन उधर ही उन्हीं के ऊपर जा रहा है, आपके ऊपर इतना टेंशन नहीं जा रहा है, आप उस तरह से लोगों से जुड़ नहीं पा रहे। नहीं, हमारा तो गरीबों से जुड़ाव है। देखिए वो तो जोकर की तरह बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हम जो कह रहे हैं कि 180 मरतबे जो बदलाव हुआ है वो बदलाव नहीं हुआ है, वो नरेंद्र मोदी जी आम जनता के साथ झूठ बोले हैं। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। कभी 5000 कहते हैं कि बदल सकते हो, कभी 5000 कहते हैं कि नहीं बदल सकते हो, कभी कहते हैं कि आप लाइन में क्यों लगे हैं, 30 तारीख तक का वक्त है, आप चुपचाप रहिए, आराम से आपका जमा होगा। उसके बाद बीच में कह देते हैं कि नहीं अब नहीं जमा होगा। तो ये देश के लोगों के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है। नरेंद्र मोदी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। और जो लाइनों में जो लोग मरे हैं, जो उनके ऊपर संवेदनहीनता इनकी जो दिखाई दे रही है, मजाक कर रहे हैं, जोकरों की तरह बोल रहे हैं, राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। अरे आप जनता के बारे में एक शब्द तो बोलिए। आप क्यों कह रहे हैं कि फलाना आदमी ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया? आप ये तो बताइए 2.5 साल में आपने कितने चोरों को पकड़ा, कितने काले धन वालों को पकड़ा, ये तो बताइए। उत्तर प्रदेश में 73 से आपके MP हैं, कितना विकास किया उत्तर प्रदेश में? नरेंद्र मोदी जी इसका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये राम के मानने वाले हैं। भगवान राम के पत्नी जब सीता जी पे आरोप लगा था तो भगवान राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया था। आज लोग इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपके ऊपर है, उसका जांच में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? कहें कि हाँ हम जांच कराने के लिए तैयार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठे वादे जनता को बदलने वाली बातें ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। खान साहब मालूम मुझे क्या लगता है, ये बड़ी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स लगती है जी। जब आपका और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला हो तो आप उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब बीजेपी से मुकाबला हो तो सब प्यारे हो जाते हैं, सब अच्छे लगने लगते हैं। ये बड़ी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है आपकी। तब आपको उनकी नीतियां भी अच्छी नहीं लगती, तब आपको राहुल गांधी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, तब आपको तमाम पार्टियों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन जब आपके कोर में हिट करे कोई, सर अभी सुनिए मरीब, जब आपके कोर में हिट करे कोई, जैसे अभी जो सबसे बड़ा आपकी पार्टी का वोट बैंक है, जिनकी आप राजनीति करने की बात करते हैं, उनके ऊपर जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 17 जातियों को शामिल किया गया SC में, तब आपको तुरंत उस पर आपत्ति हो जाती है। सर ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स किस बात के लिए? आलोचना कर रही है, खुल के सबकी करिए। नहीं आपत्ति तो इस बात की है कि नहीं आलोचना नहीं। देखिए गौरव जी मेरी बात सुनिए, गौरव जी बात सुनिए मेरी। ये जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया, ये ऑलरेडी बहन कुमारी मायावती जी पास कर चुकी हैं, इस पर नया कुछ नहीं है।
इस पे नहीं, हमारी पार्टी का फार्मूला है और वो नोटबंदी का साथ दे रहे हैं, आप तो नोटबंदी का साथ भी नहीं दे रहे। सब समाज को लेके चलते हैं हम लोग। हम तो नोटबंदी के साथ नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि जनता को परेशानी हो रही है। वो है फिर आप दोनों सारे एक लोग साथ परेशान हैं, सारे लोग मर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर मर रहा है। नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए, नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं खान साहब, रुकिए। ये सारी बातें हैं साथ में। देखिए 25 मिनट से 25 जी गौरव 25 मिनट हो गए, मैं सुन रहा हूं। आप मुझे मौका दीजिए कि मैं इनका जवाब दे सकूं, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए खान साहब ने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को बार बार जोकर कहा। अब आज इससे पता लगता है इनमें कितनी सभ्यता है इस पार्टी के अंदर। ये आपके दर्शकों पे मैं छोड़ता हूं। दूसरी, इनकी बौखलाहट क्यों है? इनकी बौखलाहट ये है कि जो बीएसपी जो पार्टी है इनकी, वो दरअसल बिना लाइसेंस का बैंक था, बिना लाइसेंस की रियल एस्टेट कंपनी थी। और नोटों में आप पहले सुन लीजिए, असभ्य मत बनिए। डॉक्टर खान सुन लीजिए, डॉक्टर खान बिल्कुल भी टोका टोकी वाली डिबेट नहीं करेंगे आज। एक एक करके बात करते हैं, वरना मैं आपका ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। मैं एक एक करके बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात करते हैं। आपको मैंने मौका दिया, नरेंद्र तनेजा आप बोलिए। अच्छा उसमें, अच्छा मैं आ रहा हूं, नावेद भाई आऊंगा, मैं आऊंगा, नावेद भाई आऊंगा आपके पास। नरेंद्र तनेजा की बात पूरी हो जाए। इनकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि ये बिना लाइसेंस का बैंक था, बिना लाइसेंस की रियल एस्टेट कंपनी थी। बुते बना के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन्होंने आर पार जनता का कर दिया। इनकी बौखलाहट समझ में आती है नरेंद्र मोदी जी को क्यों जोकर बोल रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं, क्यों एक असभ्य भाषा का उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्यों उनके सारे नोट कागज हो गए, पूरा प्रदेश जानता है। अब ये किसी गिनती में नहीं है। हमारी टक्कर जो है वो है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का हम देख रहे हैं, इन्होंने आके बहुत सारी बातें करी। हमारी ये अरे इतनी उपलब्धियां, अगर 5 साल आप काम कर रहे थे तो 6 घंटे में 6000 नई परियोजनाएं लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इतनी परियोजनाएं लाने की? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कौन सा प्रदेश में कौन व्यक्ति नहीं जानता कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार के 12 लोग हैं जिनके लिए सारा कुछ होता है। और अब जो, और कौन नहीं जानता इसमें सुपरिंटेंडेंट पुलिस जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, उसका भी मर्डर हो जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। गुंडा राज, ये इन्होंने प्रदेश का नाम रखवा दिया है ना। कितना बड़ा प्रदेश है, कितना महान प्रदेश है। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और इन्होंने उसका नाम गुंडा प्रदेश रखवा दिया। ये इनकी उपलब्धियां है, जनता जानती है, जनता देख रही है और जनता इनको वो सबक सिखाएगी कि ये ना यमुना में दिखेंगे ना गंगा में दिखेंगे, कहीं नजर नहीं आने वाली है। अच्छा, जो मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जो इन्होंने ये कहा कि भाई इन्होंने ये बात करी कि भैया इन्होंने जो बात करी कि भाई वो नोटिंग लिखी हुई है इसलिए जो है वो बात सच हो गई। जर्मनी की पत्रिका है, बड़ी मशहूर पत्रिका है, उसने कहा जो दुनिया की सबसे 10 महान और हस्तियां हैं उसमें सोनिया जी का भी नाम है। क्या उस बेसिस पे इंक्वायरी हो जानी चाहिए? एक अमेरिका की किताब ने कहा सोनिया गांधी CIA की एजेंट है, क्या उस बेसिस पे इंक्वायरी हो जानी चाहिए? किसी ने, वो तो किताब में लिखा है, किसी सहारा ग्रुप की, जिस ग्रुप के बारे में सब लोग जानते हैं वो क्या है, उसकी नोटिंग नहीं है। तो सवाल, आप गंभीर बात करेंगे, गंभीर होगा। ये कपिल शर्मा शो जो उन्होंने कहा ये मेरा कॉपीराइट है, इसे मैंने कल 3 प्रोग्राम में यूज किया था। सापरा जी ये मेरा कॉपीराइट है, कपिल शर्मा का कॉपीराइट है, कॉमेडी शो की नकल करी, राहुल गांधी कॉमेडी शो, तो ये कॉपीराइट मेरा है। लेकिन अच्छा राहुल गांधी कॉमेडी शो, राहुल गांधी कॉमेडी शी का ये नाम प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम ये तो हो गया कि भैया ये कॉमेडी करते हैं, जब ये सीरियस काम करेंगे हम इनको गंभीरता से लेंगे। ये अरे ये गंभीरता से जब कांग्रेस बात करेगी, अब सापड़ा जी अंदर से जानते हैं, इन्होंने भी बड़ा बंबई में काम किया है और इनको तो कोई नहीं पूछता। वो एक परिवार में पैदा हो गए, वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। सापड़ा जी आप भी बंबई बड़े दिनों से काम कर रहे हैं, अरे आपकी भी हसरत होनी चाहिए पार्टी। साहब आपकी तो तारीफ कर रहे हैं तनेजा जी। आपको पता है कुछ नहीं होगा, चमचागिरी करते रहो, चमचागिरी। ये चमचों की पार्टी है और इसीलिए जो बोलेंगे वो इनको सब नजर आता है। ये वो पार्टी नहीं है जब आप मेहनत करके प्रधानमंत्री बनते हैं या पार्टी अध्यक्ष बनते हैं। चलिए ठीक है, ओके नरेंद्र तनेजा, ओके सर, मैंने आपको इनफ टाइम दिया, सर मैंने आपको पूरा मौका दिया, सर मैंने आपको पूरा मौका दिया। सीधे आरोप ओके सर, ओके मैं आपको पूरा मौका दिया। मैं आ रहा हूं सबरा साहब आपके पास, लेकिन नावेद सिद्दीकी से एक जवाब लेके आ रहा हूं। नावेद सिद्दीकी भाई, आप हंस रहे थे और मैं भाई आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हम उम्र हैं और मैं आपको रेस्पेक्ट में ये कह सकता हूं, थोड़ी सी प्रिविलेज लेता हूं मैं आपसे। लेकिन नावेद सिद्दीकी, कुछ बड़े आरोप आप पर नरेंद्र तनेजा ने लगाए हैं कि आपने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ दिया और उत्तर प्रदेश को गुंडा प्रदेश अपने एक उपनाम दे दिया। जवाब दीजिए।
देखिए ऐसा है, जो हमारे ऊपर गौरव भाई ये इल्जाम लगाता है, पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो डिबेट चल रही है बहुत अच्छी डिबेट है, मुद्दा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सम्मानित चैनल है। इस वक्त करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं जी। और इस करोड़ों लोगों को देखने में एक मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि एक शख्स का एडवर्टीजमेंट अपने आप हो रहा है, उसको अपने आप उसका कमर्शियल मिला जा रहा है, 4-4, 5-5 बार जो है उसका नाम लिया जा रहा है, उसके शो को हाईलाइट किया जा रहा है आपके शो में। तो फिलहाल हम एक बात ये करेंगे कि हमने जहां तक गुंडा राज की बात है, समाजवादी पार्टी ने चाहे 10-90 ले लीजिए और डायल 100, आज डायल 100 के बारे में अगर पढ़ना है तो मैं अपने जो भाई बैठे हैं हमारे भारत जलाओ पार्टी के जो शख्स बैठे हुए हैं नरेंद्र तनेजा, उनसे हम ये कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं नहीं कह सकता जो आपने कहा। गूगल कीजिए और डायल 100 खाली लिख दीजिए, डायल 100 लिख करके देखिए, उसमें आपको जाकर के सारा डिटेल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में आज ये उसकी वैल्यू क्या है। आज 10 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव के अंदर, रूरल एरियाज में भी जाइए, हम सबब्स की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, आप कहीं भी जाइए यूपी में डायल 100 कीजिए, 10 मिनट के अंदर आपके पास सुविधा पहुंच जाएगी, आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। 1090, जितनी ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं, जितनी ज्यादा महिलाओं को यकीन है, महिलाओं को हमने पावर लाइन दिया है, हेल्पलाइन नहीं दिया नहीं, लेकिन नावेद सिद्दीकी ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट बहुत चल रहे हैं टीवी पर, हम लगातार देख रहे हैं। नावेद सिद्दीकी सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव युवा है, क्योंकि राहुल गांधी भी युवा कोट करते हैं अपने आप को और वो बहुत जोर लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक बड़ी फॉलोइंग है यूथ की और उत्तर प्रदेश में यूथ वोटर बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता नहीं कि इस बार फाइट थोड़ी टफ है और आपके लिए कोई यहां पर केक वॉक नहीं है इस इलेक्शन में? और क्योंकि खबरें तो ये भी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप भी गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों में गठबंधन भी हो जाए आपका कुछ ऐसी पार्टियों से जो अपने बूते शायद चुनाव ना जीत पाए। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हम किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। जिसको लोग यहाँ पर जिसको बारे में अपशब्द कह रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी दूसरे दल के लोग बैठे थे, क्या क्या प्रधानमंत्री के लिए अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने तो शुरू पर्सनली आई फील नहीं करना चाहिए। आदरणीय, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। आज उनको प्रधानमंत्री हैं, एक जगह पर लोगों ने बैठाया है, हमारी जनता ने बैठाया है, हमारी जनता का एहतराम करें और जनता ने जहां बैठाया तो उस पद की गरिमा, उस पद की वो चीजें सोच करके तब बात करें। तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हम लगातार काम कर रहे हैं, हम इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट गौरव भाई, और हमें मालूम है कि जनता हमें देख रही है, जनता लोकतंत्र में जवाब देगी। 2.25 साल बाद, 2.5 साल बाद कोई उत्तर प्रदेश की तरफ देखता है, फिर आता है और कहता है कि यहां अब काम करना है, यहां रैलियां शुरू करना, ये नोटबंदी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जहन में नहीं, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? अगर आप पीएम मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मेरे पास तो पूरी क्रोनोलॉजी है, जो वो 17 मई 2014 से 22 दिसंबर 2016 यानी आज तक 9 बार बनारस आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश बनारस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए किसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, हमें अब वो कहने की जरूरत नहीं है। आपका ये कह देना ही अपने आप में काफी है कि हमने किसकी तरफ इशारा कर दिया, और जनता समझ रही है। हम लोग तो सिर्फ जनता वाले लोग हैं, जनता नहीं, खुल के बोलिए नावेद भाई, आप बड़े खुल के बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, बाकी लोग भी खुल के ही बोल रहे हैं। आज जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं चरण सिंह सप्रा के पास जाऊंगा। खुल के मैं क्यों किसी से दबूंगा जनाब? हम क्यों दबेंगे? हम क्यों दबेंगे? क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन सी, गौरव भाई, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मुझे मालूम है कि कौन सा सलीके से। चलिए ठीक है, तो ये आपने अपने अंदाज में बड़ी बात कह दी। मैं अपने वजीर आला के लिए खुल के बोल रहा हूं, और हमारे वजीर आला अखिलेश यादव की टक्कर का कोई है तो आप बता दीजिए, जिसने कोई काम किया हो, जिसने कोई। चरण सिंह साहब, अखिलेश यादव की टक्कर में कोई नहीं है और राहुल गांधी भी नहीं है। इतिहास रच दिया, एक दिन में सुबह 10 बजे से निकल कर शाम 6 बजे तक लगातार ये तो जनता को जो चरण सिंह साहब तोहफा दिया है, और जनता ने हमें मैंडेट दिया था, जनता ने हमें उम्मीद। चरण सिंह साहब, समाजवादी के प्रवक्ता तो ये कहेंगे ही नहीं तो ये खतरे में आ जाएंगे
बट तनेजा साहब जो कह रहे थे, मैं उस पे आना चाहूंगा। इन्होंने इस तरह से बताया कि बहुत छोटी सी बात है कि किसी पेपर पर उनका नाम आ गया और उसका इशू बन गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खतरे में कोई नहीं आता है। देखिए ऐसा है, इनकम टैक्स का जो रूल 13 है, नावेद भाई आ रहा हूँ, नावेद सिद्दीकी आ रहा हूँ आपके पास। साइन करते हैं और विटनेस करो तो पॉजिटिव करो। हाँ ठीक है, नावेद सिद्दीकी मैं आ रहा हूँ, बोलने दीजिए ना भाई साहब, आपका टाइम हो गया। पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ओके नावेद सिद्दीकी आ रहा हूं सर आपके पास। चरण सिंह साबरा की बात विषय गंभीर है, हुआ ये तो ऊपर वाला विषय गंभीर है, चैनल भी गंभीर है, जरा गंभीरता से हम एक एक करके बात करें। हाँ बोलिए सबरा साहब। तो जो इन्होंने जो अभी तनेजा साहब बात कर रहे थे, ऐसा साधारण इशू नहीं है। देखिए अगस्ता वेस्टलैंड में एक गुनेगार का एक पेपर पे एपी नाम आ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना उछल के तमाशा किया। एक जगह में फैमिली लिखा था तो इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि ये सोनिया गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, इस तरह से। तो आज जब पेपर के अंदर केवल इनिशियल नहीं है, पूरा लिखा है, सहारा में 9 बार एंट्रियां हैं सहारा के पेपर पर, मोदी जी और 40 करोड़ का अकाउंट है। उसी तरह से आदित्य बिरला ग्रुप के पेपर पे खुलेआम लिखा है सीएम गुजरात मोदी जी। इस तरह से एंट्रियां मोदी जी के पूरे नाम से हैं, इनिशियल से नहीं है। तो देश ये जानना चाहता है और केवल इतनी बात है कि मोदी जी कहें पैसा लिया है या नहीं लिया है। कौन सी बड़ी बात है, नहीं लिया तो कह दो नहीं लिया है। और जहां तक आप कहते हैं नहीं, तो एक बात बताइए चरण सिंह साबरा एक बात बताइए कि वही चीज फिर आपसे पूछी जाएगी जब सोनिया गांधी को लेकर, सोनिया गांधी के नाम को लेकर, अहमद पटेल के नाम को लेकर पूरी संसद ठप कर दी गई, तब सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने आके सफाई दी थी क्या कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड में कुछ लिया या नहीं लिया? नहीं दी थी। नहीं, मैं और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुनिए गौरव जी, मेरी बात सुनिए। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर किसी का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी कांग्रेस के नेता को छोड़ने वाली नहीं है। हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन यहां पर हम वही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ये इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर ये ईमानदारी की बातें करते रहे हैं। सारे तमाम घोटाले इनकी राज्य की सरकारों में भी हुए हैं। व्यापम का घोटाला हो, पीडीएस का घोटाला हो, राजस्थान का माइनिंग का घोटाला, जमीन का घोटाला, गुजरात का जीएसपीसी का 20,000 करोड़ का घोटाला, महाराष्ट्र का चिक्की का घोटाला, तमाम सारे घोटाले हुए हैं। तो ये कहां से, आजकल तो ये भी नारे लग रहे हैं कि काले धन की क्या पहचान, भगवा मफलर और कमल निशान। तो इस तरह के नारे लग रहे हैं सड़कों पे। तनेजा साहब को शायद पता नहीं है, जब ये बैंकों की कतारों में खुद जाएंगे तब वहां इस तरह के नारे लग रहे हैं तनेजा साहब। और प्रधानमंत्री साहब की क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो हो रही है। आपके प्रधानमंत्री जी हमारे सबके देश के हैं, लेकिन उनको कहिए ऐसे वक्तव्य न किया करें जिस तरह से आज उन्होंने ये कह दिया, पाकिस्तान से तुलना कर दी। अरे ये तो आपके छोटे मोटे जो एमपी हैं, गिरिराज सिंह वगैरह, वो करते हैं ऐसी बातें। तो वही बातें अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो इस देश को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। आप उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हो जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का केक खाने आप गए थे, उनसे साड़ी और मैंगो आम हम दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं, छोड़िए की है। चरण सिंह साहब आप दूसरे इशू पर जा रहे हैं। चरण सिंह साहब उसमें बहुत बात हो गई। आप अभी तक जिस इशू पे थे वो ठीक था, एक छोड़िए वो कहां गए कहां नहीं गए। से बात करनी चाहिए। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री का कहीं भी विश्व में मजाक नहीं उड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं नरेंद्र तनेजा आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट अनिल आनंद से लेते हुए। पाकिस्तान की करते हैं गौरव भाई, बात पाकिस्तान की होती है, इशारा किसी खास कौम के ऊपर होता है। नहीं, अब ये आप कैसे मतलब निकाल रहे हैं, ये आपका प्रोरोगेटिव है सर। लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने संसद को और पाकिस्तान को जोड़ा तो बहुत गंभीर इशू है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि संसद, भाई क्यों कहा जाता है? नहीं, मैं पाकिस्तान का, आप ये बताइए सर अब कौन से मत जोड़िए सर। धर्म, मेरा मानना है कि धर्म वर्ग बिरादरी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, उसको मत जोड़िए ठप। लेकिन अनिल आनंद सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि अब नोटबंदी बड़ा इशू है, या नोटबंदी के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव है या पंजाब का जो चुनाव है, नोटबंदी पीछे और ये चुनाव आगे आ गए हैं? गौरव, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और यहीं से आगे का रास्ता खुलेगा 2019 के लोकसभा इलेक्शन का। इसलिए हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी बिसात अपनी तरह से बिछाना शुरू कर दी है। और डीमोनेटाइजेशन भी इसी का हिस्सा एक बनके रह जाएगा इलेक्शन में। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं जो इस डिबेट से निकल के। एक तो तनेजा जी ने बहुत अच्छा इशू टच किया, सभ्यता।
राजनीतिक दलों की ये राजनीतिक सभ्यता, और दूसरा रिजर्वेशन जो समाजवादी पार्टी ने आज घोषणा की, आरक्षण की। सभ्यता का बहुत बड़ा अभाव है भारतीय राजनीति में इस वक्त, और इसमें तनेजा जी की पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, सपा भी शामिल है, बसपा भी शामिल, हर दल शामिल है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो, तनेजा जी ने आज ये टॉस किया है आइडिया, तो हर आदमी को एफर्ट करना चाहिए, खासकर उनका दल सबसे बड़ा दल है, कि सभ्यता की जो लकीरें हैं उनको कहीं लांघा ना चाहे। वो प्रधानमंत्री पे भी लागू होगा, वो राहुल गांधी पे भी लागू होगा, वो माननीय मुलायम सिंह जी पे भी लागू होगा, और बहन मायावती जी पे भी लागू होगा। सभ्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि सभ्यता की कहीं ना कहीं उल्लंघना शुरू हो गई है। दूसरी बात मैं आता हूं आरक्षण के ऊपर। आरक्षण एक मजाक बन गया है। आरक्षण जिस धारणा से लाया गया था हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, उसका सारे का सारा सफर ही छूट गया उसका। अब हर चुनाव जब आने को होता है, आप कुछ ना कुछ नई कैटेगरीज बना के आप उसको आरक्षण को एक फर्दर एक धूमिल करने की कोशिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे लगता है इनमें जो बेसिक, जो अति पिछड़े जिनको मिलना चाहिए था, SC ST, उनका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जिनको और नए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक, वो अंग्रेजी में कहा जाता है टू लीड देम टू अ ग्रीन पाथ, तो उनको एक सब्ज दिखाने की कोशिश होती है। कई एग्जांपल्स हमारे सामने ये भी आई हैं गौरव, कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में किया या आंध्रा में किया, उस वक्त आंध्रा में तो शायद दूसरी सरकार ने किया, और वो जुडिशियल स्क्रूटनी में वो फेल हो गए वो आरक्षण। तो इसलिए ये मजाक जो आरक्षण के नाम पे भी हो रहा है, आरक्षण एक बहुत सीरियस मुद्दा है, इसको सीरियसनेस के साथ ही लेना चाहिए। चुनावी मुद्दा इसको भी ना बनाया जाए तो अच्छा है, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रेजिस्ट कर पाती हैं, लेकिन इसकी सीरियसनेस को लिया जाए और उतना ही किया जाए जितना औचित हो, जितना लागू हो। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, मैं नरेंद्र जी आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिल आनंद आपसे मेरा अगला सवाल यही था कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इलेक्शन बहुत करीब है, तो क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाएगा? क्या हम देखेंगे कि प्री पोल अलायंस देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की वो सब इस वक्त मजबूत हैं अपने अपने? देखिए, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सिनेरियो आज अगर आप देखें तो ये वाइड ओपन है। ये जाहिर है इसमें ताकतें हैं, इसमें सपा ताकत है, बसपा ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी वहां पे है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि क्या ये भाजपा वर्सेस ऑल रेस्ट होगा, उसकी चेष्टा है, उसकी कोशिश हो रही है। आज ही लालू प्रसाद यादव जी ने पटना से एक इंटरव्यू दिया, काफी चैनल्स के साथ बात कर रहे थे कि कोई 28 तारीख को वो एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ। तो उन्होंने कहा मैं इसमें सबको इकट्ठा करूंगा, और खास तौर से उन्होंने नाम लिया कि मुलायम सिंह जी को भी बुलाऊंगा मैं इसमें। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश हो रही है, अंदर खाते भी हो रही होगी, और अगर ये कोशिश कामयाब होती है महागठबंधन की तो ताजुब नहीं होना चाहिए। महागठबंधन होगा तो हमने एक चीज देखी थी, एमएच खान, तनेजा जी मैं आऊंगा, लेकिन एमएच खान से एक सवाल लेके। एमएच खान, महागठबंधन होगा तो हमने एक चीज देखी थी बिहार में, जहां पर दो विरोधी पार्टियां, एक दूसरे की जबरदस्त विरोधी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गई थी। क्या महागठबंधन होगा तो ऐसी कोई उम्मीद है कि बीएसपी और एसपी एक मंच पर आ जाए? जी नहीं, ऐसा देखिए, ये गठबंधन वही करता है जो कमजोर होता है। बैसाखी की तलाश उसी को होती है जो कमजोर होता है। हमारे पास गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। हम पूरी मेजॉरिटी के साथ, हमारी बहुजन समाज पार्टी आ रही है और कुमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही है। और जब आप ये कह रहे हैं तब नावेद सिद्दीकी हंस रहे हैं, हमारे साथ जनता है, आवाम है। हाँ, नावेद सिद्दीकी से आप हंसेंगे, वो तो कांग्रेस से तो गठबंधन करने जा रहे हैं। हाँ। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 300 सीटें आ जाएंगी, 350 सीटें आ जाएंगी। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए आपको? गौरव जी जरा बताइएगा, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो ये 300 सीटें, आप गठबंधन की बात बार बार कर रहे हो कि अगर गठबंधन हो जाएगा तो हम 300 सीटें लाएंगे। हमको तो सरकार बनाने की बात जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं जरूरत सबको है। सरकार हमारी बनेगी और अकेले में बनेगी सरकार। ये भी देखें, नावेद साहब भी देखेंगे, या भाजपा वाले भी देखेंगे। और ये बातें जो है, ये हंसी मजाक की बातें नहीं है। आप जब देखिएगा सर्व समाज इकट्ठा होगा। जब आप इन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम कहा दिया, प्रस्ताव तक नहीं पास कराया। इन्होंने कहा था कि जो मुसलमान जेलों में जिनके ऊपर नाजायज तरीके से बंद किया गया उसको छुड़वाएंगे, उसको नहीं छुड़वाया इन्होंने कहा कि हम आम आदमी को सुरक्षा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, आप भी जानते हैं गौरव जी। ये कोई दुनिया का आदमी बता दे कि नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं जानता। लॉ एंड ऑर्डर कामयाब हुआ है।
लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, कोई मतलब नहीं। आज आखिरी साल 5 दिन बचा हुआ है तो इन्होंने 100 लागू कर दिया। अरे भाई क्या तमाशा है यार, जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता मूर्ख नहीं है। जनता आपका काम देखेगी 5 साल का, 5 साल में क्या क्या भाई भतीजावाद, चाचा, बाबा, नाना, दादा इसी में रह गए, फिर पैसे के बंटवारे में चले गए, फिर पैसे का बंटवारा जब हो गया तो आज भी तय हो रहा है। ओके खान साहब ओके यादव कह रहे हैं हमारा टिकट बांटेंगे। खान साहब एक मिनट ओके अनिल आनंद कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपको नावेद सिद्दीकी प्लीज रुकिए, मैं आ रहा हूं। मैं एक लाइटर वीन में एक बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी इंटेंस बहस जी आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। बहुत इंटेंस बहस होगी लाइटर वीन में, एक थोड़ा सा हल्का मजाकिया तौर पे मैं कह, ये 300 सर आ रहा हूं, 1 मिनट लीजिए सर, मैं चलूं सर 1 मिनट में आ रहा हूं सर, रुकिए ये 300 का आंकड़ा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अभी चुनाव डिक्लेयर होने हैं, ठीक है। अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिल जाए तो 300, बीएसपी अपने आप को 300 सीट पे मान रही है, और भारतीय जनता पार्टी का भी सुनने में आया है कि इंटरनल सर्वे है वो भी अपने आप को 300 सीटें दे रही हैं। तो एक लाइटर वीन में मैं ये कह रहा हूं कि 300 का आंकड़ा शायद कुछ ज्यादा हो गया। मैं नरेंद्र जी आपके पास इसीलिए आ रहा था कि मैं ये सवाल लेकर आऊं, और ये सवाल यही है कि 300 आप भी जीत रहे हैं, 300 समाजवादी पार्टी भी जीत रही है, तो बाकी पार्टियों के लिए कुछ छोड़ रहे हैं आप लोग कि नहीं छोड़ रहे? नहीं एक मिनट गौरव जी, बात सुन लीजिए मेरी, मैंने बहुमत की बात कही है, 300 सीट नहीं कहा। मैंने समाजवादी पार्टी को बोला, आप समाजवादी पार्टी से थोड़ी ना है, आप इन्हीं पे प्रोग्राम कर लीजिए ना। नहीं मैं वही बात, गौरव इन्हीं पे प्रोग्राम कर लीजिए, नरेंद्र झा बोलिए। अरे गौरव साहब सर 1 मिनट नरेंद्र झा नाराज हो रहे हैं सर, सीनियर है हमारे, उनको बोलने का मौका देते हैं। 1 मिनट नरेंद्र झा जी बोलिए। गौरव देखिए, जब 1 वर्सेस ऑल होता है और हमारे पे सारे हमले हैं तो इतना बनता है लोकतंत्र में कि आप हमें जवाब का मौका दें। सर बिल्कुल दे रहे हैं, बनता है। 1 वर्सेस ऑल है, आप भी देख रहे हैं ना, तो और मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं मान के बोलिए। अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं, बोलिए। वो आप सफल नहीं हो पा रहे, बोलिए। नहीं मुद्दे पे तो आएंगे, ये भी मुद्दा है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है मुद्दा। ठीक है सर, बोलिए। अच्छा, जहां तक देखिए, मैं पिछले इतवार को रात को ही उत्तर प्रदेश से लौट के आया, सब जगह दौरा, कई जगह दौरा करके आया, गांव में, कई गांव के इलाकों में गया, कई शहरों में गया, कस्बों में गया। वहां पे जनता ने ये देखा, देखिए हमको, मैं बिल्कुल बिना कोई ज्यादा इमोशनल हुए बात कर रहा हूं, जनता वहां पे, जैसे हमारे समाजवादी के मित्र हैं, नावेद साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, बल्कि मुझे उनसे ईर्ष्या होती है, उन जैसी उर्दू मैं भी बोल पाता। लेकिन हकीकत क्या है, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और 100 इसके आगे निकल नहीं पाते, उपलब्धियां है ही नहीं। 100 जो है वो सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है, अभी सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचा। मेट्रो तो खाली एक ही शहर में पहुंची है, और जो एक्सप्रेसवे जिसकी ये बड़ी तारीफें कर गए, उस पर अभी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, उसका उद्घाटन पहले ही हो गया, उसका पहले ही कर दिया। तो उपलब्धियां हैं कहां? जो वहां पे थोड़ी बहुत उपलब्धियां है वो केंद्र की वजह से हुई, हम लोगों की वजह से हुई, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर सेक्टर है, वो हम लोगों ने वहां पे जाकर के करा, केंद्र की वजह से हुआ। अच्छा सुन लीजिए। अच्छा, और देखिए आज उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखी है कि बसपा जो है उसने तो अपने पे गोल मार लिया, अपने को हरा के वो किनारे पे बैठ गई, उनको वो कोई बहुत ज्यादा गिनती में नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां पे उसकी भी उतनी उम्र है जितनी राहुल गांधी जी। सर मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। अब समाजवादी पार्टी की सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का क्या है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास दिखाने के लिए बंदूकें, गुंडाराज, एसपी की हत्या, परिवार के अंदर की लड़ाई, और कुल मिलाकर के परिवार ने कैसे कुल मिलाकर के अपना कल्याण किया, खूब पैसा लूटा, और सारे लोगों ने वो पूरी जो लीला थी, वो जो पूरी समाजवादी पार्टी लीला टेलीविजन पे लाइव शो देखा उसका। 1 मिनट नावेद भाई आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं, नावेद भाई 1 मिनट में आ रहा हूं। नावेद भाई ऐसे ना आपकी बात समझ में आएगी व्यूअर को, ना इनकी बात समझ में आएगी, इनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आता हूं, फिर सबरा सब सुनने का मादा रखिए। सुन लीजिए, मैंने आपको ध्यान से सुना था। अच्छा, अब जनता ने सब कुछ देख लिया, अब एक सेकंड, जनता ने सब देख लिया, कांग्रेस गिनती में नहीं, बसपा कोई बहुत ज्यादा गिनती में, समाजवादी पार्टी 3 चीजों से आगे जाती नहीं, और लोग थक गए गुंडागर्दी से। अब उनके पास विकल्प जो है वो सिर्फ एक है, वो ये चाहते हैं ये प्रदेश जो है स्वर्णिम प्रदेश बने, ये गंगा जमुना की जमीन है, ये सभ्यता की जमीन है, और वहां पे सर आप ये कह रहे हैं सभ्यता वहां पे
तहजीब और खुशहाली और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ला सकती है और वो ही लेकर के आएगी। और आप इस पे कार्यक्रम करेंगे गौरव? ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। अगर आप आएंगे तो उस पर भी करेंगे, नहीं आएंगे तो उस पर भी करेंगे, सब पे करेंगे सर। हमारा तो काम है कार्यक्रम करना और जनता को बताना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आना निश्चित है, बिल्कुल। लेकिन मैं सबरा साहब आ रहा हूं, नावेद सिद्दीकी की बात पूरी हो जाए। नावेद सिद्दीकी मैं वही सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। 300 आप भी जीत रहे हैं, 300 वो भी जीत रहे हैं, तो बची कुछ और इतनी तो सीटें भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये 100 जीत रहे हैं, 100 नंबर वाली है ना, 100 जीत रहे हैं। एक बात कही है, और वो आप अपने आर्काइव डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनका इंटरव्यू निकाल के देखिएगा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि समाजवादी पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। बहुमत अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने कहा हम बहुमत से सरकार अपने कामों के जरिए नहीं, उन्होंने कहा कि गठबंधन हो गया तो हो सकता है 300 से ज्यादा जीत जाए। साथ आ जाते हैं या कोई हमारे साथ आ जाता है तो हम 300 सीट तक पार कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई हमारे साथ आ जाता है तो हम 300 सीट पार कर जाएंगे। लेकिन हम बहुमत से बना रहे हैं गौरव भाई। और अभी जो ये बात हो रही थी कि यूपी में जो किया है उसमें हमारा योगदान है, तो मैं यही कहूंगा कि खीर अखिलेश यादव जी ने बनाई और बादाम और पिस्ता ऊपर से ये छिड़के ले रहे हैं, गार्निशिंग ये किए ले रहे हैं उसकी। तो देखिए ऐसा है, जो हमने दिया है जनता को, हमें पूरा यकीन है गौरव भाई, जनता देख रही है। आपका चैनल देख रही है और जनता सब चीज देख रही है, उत्तर प्रदेश का काम देख रही है। और हमें यकीन है लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अच्छा ये बताइए नावेद सिद्दीकी, जनता आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है। सर एक मिनट नावेद सिद्दीकी, जनता आपको देख रही है, जनता मोदी जी को देख रही है, कांग्रेस को और बीएसपी को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देखिए हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं गौरव भाई। हम जब रेस में दौड़ते हैं तो एक अच्छे एथलीट की तरह हम सामने देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा लक्ष्य सामने है। अगर हम दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे कौन खिलाड़ी पीछे है कौन दाहिने दौड़ रहा है, तो हम शायद अपनी रेस हार जाएं। तो हमें ना बीजेपी को देखना है, हमें ना कांग्रेस को देखना है, हमें ना और आदरणीय जो हमारे खान साहब बैठे हैं जिस पार्टी के लीडर हैं वो, और उन्होंने हमारे ऊपर इतने इल्जाम लगा दिए, हम तो उनके फक्र है हमें कि वो इतना खुल के बोल रहे हैं और ऐसी पार्टी से बोल रहे हैं जहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। चैनल पे बोले आपने तो उनकी तो आपने घुमा के कान पकड़ा है सर खान साहब को। ठीक है, ये घुमा के कान पकड़ा, बात पे नहीं आ रहे, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। देखिए मुद्दे पे आना चाहिए ना, जो मुद्दा हो रहा है। हाँ ठीक है, देखिए मुद्दे पे आइए जो मुद्दा हो रहा है गौरव जी। नावेद भाई एक मिनट, एमएच खान मैं आऊंगा आपके पास, समय मेरे पास कब है? नावेद भाई आप 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं चरण सिंह सापरा के पास जाऊंगा 20 सेकंड में। देखिए जनाब, हमने जो आज की पूरी डिबेट है, डिबेट का जो पूरा निकला है सारी चीजें, वो ये है कि जनता नोटबंदी से बहुत परेशान है। ठीक है, 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, अब उत्तर प्रदेश की तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, चरण सिंह सापरा। ओके सर, समय कम है सर, सॉरी सर, समय कम है। चरण सिंह सापरा, उत्तर प्रदेश और दूसरे 100 नंबर डायल किया, 100 सीटें मिलेगी। एक आप ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 17 में अखिलेश यादव, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कहां पाती है? मैं कह रहा हूं चरण सिंह सापरा गौरव सब आपको सपोर्टिंग रोल में देख रहे हैं सर, बात कर रहे हैं, लीड रोल में कोई नहीं देख रहा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डिमोनेटाइजेशन में फेल हो चुकी है। हाँ खान साहब दूंगा, एक मिनट रुकिए, फिर ये पोलराइजेशन रखिए सर, दूंगा। जिस तरह से लव जिहाद का मुद्दा या जिस तरह से बीफ बैन का मुद्दा, इस तरह से कोई पोलराइजेशन के मुद्दे न लें एक बार फिर, नहीं तो ये सर मेरा सवाल नहीं सुना आपने, आपको सब सपोर्टिंग रोल में देख रहे हैं, लीड रोल में कोई नहीं देख रहा। तो आप दिल्ली से शीला दीक्षित को ले आए हैं, उसके बावजूद आपको कोई लीड रोल में नहीं देख रहा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। सर आप आ जाएंगे सपा के साथ तो 300 जीत लेंगे, लेकिन आपको लीड रोल में कोई नहीं देख रहा। नहीं, आप हमारी चिंता मत करिए, हम अपने सवाल की जगह बना लेंगे। आप आज ये कैलकुलेशन मत लगाइए ना, हमको पता है कि हमको अपनी जगह लीड रोल में किस तरह से बनानी है। वो राहुल गांधी जी और राज बब्बर जी सभी लगे हुए, गुलाम नबी आजाद साहब। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप लीड रोल में अपनी जगह बना लेंगे। एमएच खान 10 सेकंड में। एमएच खान क्या ये चुनाव वाकई 4 कोनों चौतरफा लड़ाई है, या आपको लगता है कि केवल 2 बड़ी पार्टियों में चुनाव होगा? जल्दी 10 सेकंड।
देखिए मैं आपसे साफ साफ बात कर रहा हूँ। ये तनेजा जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं कुछ नहीं है। आज विधानसभा में अपोजिशन में कौन है? इनकी पार्टी 3rd नंबर पे है। हमारी पार्टी 2012 में जो चुनाव हुआ है उसमें 225। हाँ देखिए, हमारी सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन पार्टी है और 225 सीटों पर 500 से 5000 तक हमारे हैं। चलिए सर, ओके सर, शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है। ओके, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप अपनी पार्टी के दावे करते रहेंगे। शुक्रिया सर, आप सभी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन जहां दिया वहां की राजनीति की बात करनी भी बहुत जरूरी है। उसके बाद राहुल गांधी का भी पलटवार आया, राहुल गांधी का भी जवाब आया, और वो भी कहीं ना कहीं उसी धरती पर जहां इस वक्त सियासत सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी ऐसे राज्य से हैं जहां चुनाव होने वाला है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, वो है वोट डालने की। और अपनी जिम्मेदारी से मत भागिएगा, जरूर तय कीजिएगा जिसे आप अपना नेता या अपना हुक्मरान बनाना चाहते हो। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही।